हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम ईडीएम फ्रेज कर रहे थे, 40 ईडीएम फ्रेज हमने कर लिया था और मेरे को लगता है कि उनमें तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि 60-70% से ज़्यादा ईडीएम मैंने क्लास में ही याद करवा दिए थे। अगर एक बार दोबारा क्लास को ध्यान से देख लोगे, चाहे 2x पे ही देखो, लेकिन अगर दोबारा ध्यान से क्लास को देख लोगे तो बचे हुए ईडीएम हैं वो भी याद हो जाएंगे। सबकी कहानी बताई है मैंने, किस प्रकार से ईडीएम बना है, उनके एग्जाम्पल्स लिए हैं, सब कुछ तरीके से करवाया हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ से क्लास को देख रहा है, यहाँ से हमारे से जुड़ा है, तो कृपया पीछे वाली क्लास को भी देखना है, क्योंकि A to Z ईडीएम है। वहाँ पे ए लेटर पे 40 ईडीएम हो चुके हैं और 26 के 26 अल्फ़ाबेट ख़त्म करने हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना पड़ेगा। अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने भाई बंधुओं से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना होगा। और ध्यान से ईडीएम जो उत्पत्ति हुई है, कहानी किस प्रकार से चली है ईडीएम की, किस प्रकार से अंग्रेजी में ईडीएम उपयोग में लाए जाने लगा है, सब कुछ आपको ध्यान से देखना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला 41, ठीक है, 40 हो चुके थे पीछे वाली क्लासेज में। अब यहाँ से 41वां ईडियम, और ये है एट लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। अब किसी को हानि हो जाएगी तो कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उसको? इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ मैं आपको। पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में जो जंगली कुत्ते थे, वो जंगली कुत्ते अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूमते रहते थे। तो कभी कभी क्या होता था, वो अपना रास्ता खो देते थे, और रास्ता खोने से सब कुछ खो देना पड़ता था उनको। कहने का मतलब हानि हो जाती थी। और वहीं से ही ये ईडियम उत्पन्न हुआ है और हमारी अंग्रेजी में समा गया है। तो आपको तो याद इस तरीके से रखना है, क्योंकि ये कहानी से आपको याद होने वाला भी नहीं है। आपको याद ये रखना है कि हमारे को लॉस हो जाता है तो हम पूर्ण तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसका मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। एट लॉस, हानि होते ही हम क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। नॉट नाउ, नॉट नाउ वाट टू डू और से, जानते ही नहीं है कि क्या करना है और क्या कहना है। कर क्या रहे हैं जबकि करना क्या चाहिए था, ठीक है। कह क्या रहे हैं जबकि कहना क्या चाहिए था। कुल मिला के कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। कन्फ्यूज भी मान सकते हो। तो कैसे लिखते हैं? आश्चर्यचकित, शुद्ध हो जाना, शुद्ध हो जाना, ठीक है। इसके लिए कौन सा इडियम आया? शुद्ध हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। एनी प्रॉब्लम? ही वॉज एट लॉस फॉर वर्ड्स व्हेन ही हियर द अनएक्सपेक्टेड न्यूज। जब उसने अप्रत्याशित घटना के बारे में सुना कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, तो वो कैसे हो गया? एट लॉस। किस में चला गया? क्षुब्ध हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है और क्या कहना है, ठीक है। आगे देखो, एट ए पिंच। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। एट ए पिंच, इफ absolutely necessary, if absolutely necessary, in an emergency, or when there is not better alternative। मतलब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। चुटकी भरी है,
एट पिंच, पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी या चुट्टी, ठीक है। तो चुटकी भरी है, लेकिन विकट परिस्थिति में उससे क्या करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। काम चलाओ, काम चलाओ। कैसी स्थिति में, विकट, विकट परिस्थिति में। विकट परिस्थिति में काम चलाओ, विकट परिस्थिति में काम चलाओ। एट पिंच, थोड़ा ही है लेकिन काम चलाओ है, चुटकी भरी है लेकिन काम चलाओ है। दोनों इडियम्स में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एट ए लॉस, हानि होते ही, लॉस होते ही, हानि में जाते ही कैसे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉट नाउ, कुछ भी नहीं जानते, व्हाट टू डू और से, कि क्या करना है और क्या कहना है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए बेटा। एट ए पिंच, चुटकी भर, थोड़ा ही है लेकिन काम चलाओ है। आगे का देखो, एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स का मतलब भुजा होता है और लेंथ का मतलब दूरी पे होता है। हम भी बोलचाल की भाषा में कभी कभी कहते रहते हैं कि मेरे से दूरी बना के रखना, एक हाथ की दूरी पे रहना है मेरे से, पास में नहीं आना है, इतने दूर रख देना कि पास में ना आए, अपना हाथ जहां तक पहुंचता है उससे दूर ही रहना है। किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं कि इसको दूर ले जाओ हमारे से, मेरी पहुंच से दूर ले जाओ। कहने का मतलब जहां तक मेरा हाथ जाता है उससे तो दूर ले जाना ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू मेंटेन ए डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करना, दूरी बनाए रखना, ठीक है। ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्टेंस, एक तय कर दी जाती है सीमा की, इतनी दूरी पर तो आपको रहना ही है, बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली, ठीक है। कुल मिला के दूरी बनाना, दूरी बनाना, दूरी बनाना, टू मेंटेन ए डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, शायद ये मात्रा हो सकती है, दूरी बनाए रखना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, झगड़े के बाद में, सी केप्ट हर ब्रोदर एट आर्म्स लेंथ फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो उसकी बहन ने उसके भाई से दूरी बनाई रखी। बहन का होना भी एक सौभाग्य की बात है बेटा, क्योंकि जब विकट परिस्थिति आती है, घर में झगड़ा हो जाता है, पिताजी डांटते हैं, माँ डांटती है, तो एक सिस्टर ही होती है जो आपको बचाती है। वो कैसे भी बहाना बना के आपको पिताजी से बचा ही लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर आर्ग्यूमेंट, झगड़े के बाद में, सी कैप्ट हर ब्रोदर एट आर्म्स लेंथ, उसने अपने भाई से दूरी बना ली, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर बहन का दिल इतना साफ होता है कि बहन थोड़े दिन तो दूरी बनाए रखा उसने, लेकिन फिर आखिर में कि भाई ये अपना बोल ही लेते हैं। एनी प्रॉब्लम एट आर्म्स लेंथ, कि हाथ की पहुंच तक, जहां तक मेरी भुजा जाती है, जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है, उतनी दूरी तो बनाए रखना है, इसका मतलब आपको दूरी बनाए रखना है। एट ड्रैगर्स डाउन, ड्रैगर्स छोटी कटार को बोलते हैं बेटा, लिख ही देता हूं यहां पे। छोटी कटार, ड्रैगर्स डाउन, डाउन का मतलब नीचे, और ड्रैगर्स का मतलब कटार। तो अब कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा था बेटा, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा था, तो
दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, कटार तैयार कर लेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, अपने अपने हथियार तैयार कर लेंगे। तो ड्रैगर्स डाउन का मतलब होता है टू और मोर पीपुल, दो या दो से ज़्यादा लोग और ग्रुप्स या एक लोगों का झुंड आर इन स्टेट ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी। वो किस में हो जाते हैं, झगड़े में, विवाद में, शत्रुता में हो जाते हैं बेटा। दो या दो से ज़्यादा लोग जब शत्रुता के लिए तैयार रहते हैं, अपने अपने एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वो इसका दुश्मन, ये वाला इसका दुश्मन, या एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का दुश्मन बन जाता है, उसके लिए ड्रैगर्स डाउन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आपको याद इस प्रकार से रखना है कि कटार, अगर किसी में दुश्मनी करवानी है तो कटार तैयार रहती है बेटा। कटार को तो निकालने में समय ही नहीं लगता है। जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ, जैसे ही शत्रुता शुरू हुई, एक दूसरे की तरफ हथियारों का प्रयोग करने लग जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। डैगर्स का मतलब कटार, छोटी कटार। जैसे ही किसी में दुश्मनी हुई या जैसे ही कटार निकाली, दो व्यक्तियों ने आपस में कटारें निकाली, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, शत्रु है बेटा। बिटर डिसएग्रीमेंट, बहुत सख्त कड़ा डिसएग्रीमेंट। और ओपन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है झगड़ा। तो कुल मिला के क्या होगा इसका, शत्रुता, शत्रुता या झगड़ा, एक दूसरे के दुश्मन बन जाना, एक दूसरे के दुश्मन बन जाना। डेगर्स का मतलब कटार, और अगर झगड़ा करवाना है तो दोनों के हाथों में कटारें देनी पड़ेगी, दोनों में क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी। याद करने का तरीका बता दिया मैंने। दैट टू राइवल कंपनीज हैव बीन एट ड्रैगर्स डाउन फॉर ईयर्स। कई सालों से दो प्रतिद्वंदी कंपनियां किस में चल रही है, शत्रुता में चल रही है। कॉन्स्टेंटली बैटलिंग फॉर मार्केट शेयर, और लगातार किस पे बैटल हो रहा है, किस पे लड़ाइयाँ हो रही है उनकी, मार्केट शेयर्स को लेके लड़ाइयाँ हो रही है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखो। एट ईज, ईज का मतलब क्या होता है, आसान। एट ईज तो नॉर्मल ईडियम है, इसको तो ऐसे ही याद कर लोगे। ईज शब्द जहाँ पे आता है मतलब आरामदायक हो गया। फीलिंग रिलैक्स्ड, आरामदायक स्थिति महसूस करना। काल्म, शांत होना। एंड कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल रहना। ईज का मतलब ही क्या है, आराम, आसान, रिलैक्स। तो इसको तो ऐसे ही याद करना है। एट ईज छोटी सी फ्रेज है बेटा। एट ईज इसका मतलब फीलिंग रिलैक्स्ड, आरामदायक स्थिति महसूस करना, शांत हो जाना या कंफर्टेबल स्थिति में होना। आरामदायक स्थिति में। ही फीलिंग कंप्लीटली एट ईज, वह कैसा महसूस कर रहा था, आरामदायक स्थिति महसूस कर रहा था। सिटिंग बाय द फायर प्लेस विथ ए गुड बुक, एक अच्छी किताब के साथ जब वह फायर प्लेस, सर्दियों में मतलब जो आग जलाने का स्थान था, जिसको राजस्थानी भाषा में कऊ बोलते हैं बेटा, कऊ, उस पे बैठता था तो कंफर्टेबल महसूस करता था। एनी प्रॉब्लम? एट वंस फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स इसका मतलब रटा रटाया होना, याद होना, सब कुछ याद होना, जो भी दिया गया है सब कुछ याद होना, पूरा रट लेना। पियानो बजाने वाले को जानते हो, उसकी अंगुलियां कितनी तेज काम करती है, उसको पता रहता है कि कौन सी रिदम चल रही है, कैसे मेरे को कौन से बटन पे अंगुली रखनी है, तो इतनी तेज अंगुलियां चलती है और टिप्स से ही काम होता है। इसका मतलब, और हम भी करते रहते हैं कभी कभी कि वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, जैसे अपन टेबल याद करते हैं तो अंगुलियों को ऐसे हिलाते रहते हैं। इसका मतलब जब हमारे को अच्छे तरीके से याद होता है तो हमारे को क्या होता है, एट वंस फिंगर टिप्स, ये इडियम
प्रयोग में लाया जाता है इसके लिए। फिंगर टिप्स करते रहते हैं ना ऐसे, इस प्रकार से कोई चीज़ याद करते हैं या फिर ऐसे करते रहते हैं, क्या होगी क्या नहीं होगी, फिंगर टिप्स। एनी प्रॉब्लम? या पियानो वाले से याद कर लेना है कि पियानो जो बजाता है, अगर उसको याद है कि कौन सी ध्वनि कौन सा बटन निकाल रहा है, तो वो फिंगर टिप्स से उसको बजाता रहता है। इसका मतलब सब कुछ याद है उसको। फैसिली एक्सेसिबल और नाउन, किसी चीज़ की पहुंच तक होना या किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जानना, सब कुछ याद होना, किसी मुद्दे पे सब कुछ याद होना, किसी चीज़ का जानकार होना। किसी चीज़ का जानकार होना। विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कई सालों के अनुभव के बाद, ही हैड ए विल्थ ऑफ नॉलेज, उसके पास किसकी संपत्ति है? नॉलेज की, ज्ञान की संपत्ति है। अबाउट द इंडस्ट्री एट हिज फिंगर टिप्स, जो इंडस्ट्री की जितनी भी जानकारी है वो फिंगर टिप्स है, सब कुछ याद है उसको कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। फिंगर टिप्स है बेटा, ठीक है, याद हो गई। एट ईज, आरामदायक स्थिति में। एट वंस, फिंगर टिप्स, इसका मतलब सब कुछ याद होना। आगे चलते हैं। एट वंस विट्स एंड, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, किसी की बुद्धि का नाश हो जाना। और बोला भी जाता है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये ऐसी फ्रेज है जो हम आम बोलचाल भाषा में या आम लोगों के साथ में जब वार्तालाप करते हैं तो बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अभी पीछे पड़ा था ना, वही है एट लॉस। एट लॉस का सिनोनिम मान सकते हैं उसको, एट वंस विड्स एंड। ये एट लॉस का क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी हो गया, उसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कंफ्यूज हो जाना। टू बी सो वरीड, चिंतित होना। कंफ्यूज्ड, क्या हो जाना? कंफ्यूज हो जाना, शुद्ध हो जाना। पीछे वाले में जो हिंदी लिखवाई थी एज इट इज, इसमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। और सिनोनिम्स भी हो गया बेटा। एट लॉस लिख लो, सिनोनिम्स लिख लो इसका। एट लॉस, ठीक है। और annoyed that you don't know what to do next, और इसको लेके चिंतित हो कि नेक्स्ट क्या करना है, आगे क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये भी लिख सकती हूँ इसमें, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, मति का फिर जाना। सी हैड सर्च्ड एवरीवेयर फॉर हर लॉस्ट की, उसने खोई हुई, जो गुमी हुई चाबियां थी, ठीक है, जो खोई हुई चाबियां थी उनको हर जगह खोज लिया था। एंड वाज फाइनली एट हर विट्स एंड, और अंत में क्या हुआ, जब चाबियां नहीं मिली तो उसकी बुद्धि का विनाश हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ भी नहीं सूझ रहा था उसको कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज्ड हो गया। एट सिक्स एंड सेवन्स, ये ईडियम पासे से निकल के है। वैसे तो पासे में 6 नंबर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन पुराने समय का जो फेवरेट गेम था वो पासा ही था। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भी इसी गेम को लेके हुआ था, पासे, चौपड़ पासे के गेम को लेके ही हुआ था। तो उसमें कोई कई पासे ऐसे होते थे जिनमें 7 नंबर भी रहता था। पुराने समय की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी तो जो पासा होता है ना उसमें केवल 6 नंबर ही होते हैं। तो ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्थिति में रहना, कन्फ्यूजन की स्थिति में, कि यार कौन सा पासा 6 नंबर का है, कौन सा 7 नंबर का है, इसको लेके कंफ्यूज रहना। डिसऑर्डर और डिसअरे,
किसी चीज़ का व्यवस्थित नहीं होना। कोई पासे में 7 नंबर आ रहा है, कोई पासे में 6 नंबर आ रहा है, इसका मतलब अरेंज नहीं है, अस्त व्यस्त है। लिख सकते हो हिंदी में, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। ठीक है, 6 एंड 7, एट 6 एंड 7, इसका मतलब क्या हो गया, अस्त व्यस्त। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड चेंजेज टू द शेड्यूल, शेड्यूल में अप्रत्याशित परिवर्तन होने से द होल टीम वाज, पूरी टीम क्या हो गई, शुद्ध हो गई, कंफ्यूज हो गई। एट 6 एंड 7, पूरी टीम किस में पड़ी हुई है, कंफ्यूजन में पड़ी हुई है। सूझ ही नहीं रहा है टीम को क्या करे क्या नहीं करे। आज की लास्ट स्लाइड करेंगे, उसके बाद में एक बार रिवाइज करेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो तीसरी बार वीडियो को देखना है, और साथ के साथ में नोट डाउन करते रहना है, इनको रिवीजन करते रहना है। कौन सा आईडीएम का याद करने का कैसा तरीका बताया था, तरीके पे ध्यान देना है, क्योंकि ईडीएम बहुत सारे होने वाले बेटा, 2-2,500 से तो ऊपर ही होंगे आपके, 2500 से ऊपर ईडीएम होंगे। तो ये मान के चलो कि आपको याद करने के लिए जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ, जो भी कहानियाँ बता रहा हूँ, इनको बार बार रिवाइज करते रहना है, वीडियो को बार बार देखते रहना है, और अपनी बनाई हुई नोट्सों का रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो आज की लास्ट स्लाइड रहेगी अपनी, एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगाना, दाव पे या दाव पर, दाव पर। अब कोई भी चीज दाव पे है, ठीक है, तो क्या मानोगे आप, रिस्क पे है। ताश के पत्ते खेल रहे हो, आपने अपनी कोई महंगी चीज दाव पे लगा दी, एट स्टेक रख दिया बेटा, दाव पे लगा दी, तो क्या हो सकता है, जीत गए तो वो चीज अपने पास रह जाएगी, हार गए तो वो चीज जीतने वाले के पास चली जाएगी। इसका मतलब रिस्क है कि प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हानि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिस्क पे चली गई कोई भी चीज, एक एट स्टेक का मतलब ही रिस्क पे चली जाना, पता ही नहीं है क्या होने वाला है। एट रिस्क और डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट, किस पे है, रिस्क पे है, हानि पे है, और डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट, और किसका खतरा है, खोने का खतरा है। क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा। अगर आप ताश भी खेल रहे हो, या कोई सट्टे का काम कर रहे हो, सट्टा खेलने का काम कर रहे हो, या कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आप दाव लगा रहे हो, एट स्टेक पे कोई चीज़ रख रहे हो, तो बेटा ये कंपनी आपको पहले लालच देगी, लालच में आके आप सब कुछ दाव पे लगा दोगे। इसका मतलब आपको सामना करना पड़ेगा लॉस्ट का, और इस खतरे को उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, ऐसा काम नहीं करना है। माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो केवल पढ़ाई करनी है। हिज कैरियर वाज एट स्टेक, उसका कैरियर रिस्क में है, खतरे में है। व्हेन ही डिसाइडेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स, जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनके बारे में उसने दो शब्द क्या बोल दिए, उसका कैरियर ही खतरे में आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑफिसर बोल के तो देखो आप किसी के बारे में, चमड़ी उधेड़ लेंगे बेटा आपकी, कैसे भी कैरियर खत्म कर देंगे आपका। तो यहीं पे अपना उदाहरण है कि उसका कैरियर खतरे में है, क्योंकि जो करप्ट ऑफिशियल थे उनके बारे में उसने कुछ बोल दिया, उसको बोलने के बाद में उसका कैरियर खतरे में चला गया। एट 11th हार, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण कर पाना। ये इडियम बाइबल से निकल के आया है। बाइबल में एक कहानी थी, उस कहानी में मजदूरों से काम करवाया जाता था, और मजदूरों से काम करवाने के बाद में 12 घंटे काम करवाया जाता था, जिसमें 11वां घंटा होता था तो उनको पेमेंट दे दिया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम क्षण में पेमेंट मिल रहा है उसका। तो किसी भी चीज़ को आप 11 घंटे आपने कुछ किया नहीं किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 12वां घंटा।
सॉरी। तो अंतिम क्षण किसी भी चीज को करते हैं, किसी भी कार्य को अंतिम क्षण करते हैं, उसके लिए एट 11th हार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जो अंतिम क्षण होता है कि यार मेरे को ये काम करना चाहिए था, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है 11th आवर। ठीक है, 12 घंटे होते हैं, 11वें घंटे में जाके काम कर रहे हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं, 12 घंटे होते हैं और 11वें घंटे में जाके काम कर रहे हैं, इसका मतलब आखिरी क्षण में काम कर रहे हैं। जस्ट बिफोर इट टू लेट, देरी होने से थोड़ा पहले कर लेना, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण किसी कार्य को करना। किसी कार्य को करना, अंतिम क्षण किसी कार्य को करना। द एग्रीमेंट वॉज फाइनली साइंड, जो प्रस्ताव था उस पर अंतिम रूप से साइन कर दिया गया। द 11th हार, कब? जैसे ही वो खत्म होने वाला था, लेकिन उस पर साइन कर दिए गए जस्ट बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम क्षण। जैसे ही उसकी डेडलाइन आने वाली थी, अंतिम समय आने वाला था कि इस तारीख को ये समाप्त होने वाला है, उससे पहले ही उसको सिग्नेचर करके समाप्त कर दिया गया। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एट लॉस, लॉस होते ही क्या हो गई? कंफ्यूज हो गई, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या कहना है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। एट पिंच, जो है उसी में काम चलाना, विकट परिस्थिति में जो है उसी से काम चलाना। एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ जितनी दूरी पे, इसका मतलब दूरी बनाए रखना, टू मेंटेन डिस्टेंस। एट ड्रैगर्स डाउन, कटार को निकालते ही दोनों में क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। एट ईज, ईज का मतलब आसान, बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स, आराम की स्थिति में होना। एट वंस फिंगर टिप्स, अंगुलियों की नोक पे याद होना, इसका मतलब सब कुछ जानना, याद होना। एट वंस विट्स एंड, मति भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। बेटा थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है, सॉरी। तो थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए आज थोड़ा धीरे पढ़ा पा रहा हूँ। एट 6 एंड 7, अस्त व्यस्त होना, पासे में 6 है 7 है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं। आज की स्लाइड में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कन्फ्यूजन से संबंधित ज़्यादा ईडियम थे, तो सबको याद कर लेना है, और जो भी कहानी बताइए, जो भी ट्रिक बताइए, उसके द्वारा याद कर लेना है। एक बार एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। वैसे तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाता रहूँगा, और 1500 से ज़्यादा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे, और कम से कम 2500 से ज़्यादा ईडीएम तैयार करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा, ए टू जेड है, सब कुछ याद होगा, सब कुछ। मेरे भरोसे छोड़ दो बेटा ईडीएम फ्रेज को, आनंद ही आनंद है। केवल आधा एक घंटे की जो क्लास मिलती है उसको देखना है, और आधा घंटे या एक घंटे खुद से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और यूं ही मस्ती में अपने ईडीएम फ्रेज ख़त्म हो जाएंगे। आज हमने 50 ईडीएम फ्रेज ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, एट स्टेक, इसका मतलब दाव पे लगी हुई है, रिस्क पे है, खोने का खतरा है। एट द 11th हार, अंतिम क्षण कर पाना, मतलब 11वें घंटे में किसी काम को कर रहा है, इसका मतलब अंतिम क्षण कर पाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।